हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। In class 9th, you have learned about various elements. You have seen that elements can be classified as metals or non-metals on the basis of their properties. आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हो बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान एंड सो ऑन। और हम किसी भी मेटल और नॉन मेटल को कैसे क्लासिफाई करते हैं कि वो मेटल है और नॉन मेटल है, उसकी प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। किसकी पढ़ेंगे? फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की। द इजीएस्ट वे टू स्टार्ट ग्रुपिंग सब्सटेंस इज बाय कंपेयरिंग देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। सबसे इजी तरीका जो है किसी भी सब्सटेंस को ग्रुप करने का, कंपेयर बनाने का, उसको किससे हम कंपेयर करें? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज से। Let us study this with the help of the following activities. यहाँ पे एक्टिविटी भी करने को बोली है और ये कुछ मेटल्स के नाम हैं, जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लेड, जिंक और भी बहुत सारे मेटल्स के नाम दिए हुए हैं। इस एक्टिविटी में हमें कुछ मेटल्स दिए हैं और कहा है कि इन्हें हमें सैंड पेपर से क्लीन करना है, मतलब रब करना है सैंड पेपर पे। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स की ये पहली प्रॉपर्टी है, मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव शाइनिंग सरफेस। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। यानी जो मेटल्स होते हैं वो अपनी जब प्योर स्टेट में होते हैं, उनमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है, तो उनका सरफेस कैसा होता है? शाइनिंग, यानी कि वो चमकते हैं, चमकदार होते हैं, और इसको हम बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी को मेटेलिक लस्टर। You will that metals are generally hard। जो ऊपर एक्टिविटी दी है उसमें कुछ मेटल्स दिए और कहा है कि इन्हें काट कर देखो। तो जो मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल। और हर एक मेटल की जो हार्डनेस है वो अलग अलग होती है। जरूरी नहीं है कि एक मेटल बहुत ज़्यादा हार्ड है तो दूसरा भी उसी के जितना हो सकता है उससे कम हो या उससे ज़्यादा हो। You will find that some metals can be beaten into thin sheets। मतलब कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जिनको हम पीट कर बिल्कुल पतली चादरें बना सकते हैं उनकी। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैलेबिलिटी, और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी क्या है? वो प्रॉपर्टी किसी भी मेटल की जिसे हम पीट कर बिल्कुल थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दे। Do you know that gold and silver are the most malleable metals? क्या आप लोग जानते हो कि जो गोल्ड और सिल्वर यानी सोना और चांदी जो है बहुत ज़्यादा मैलिएबल मेटल्स हैं, यानी इनको हम पीट कर कोई सा भी शेप दे सकते हैं और इनको जितना चाहे उतना पतला भी बना सकते हैं। The ability of metals to be drawn into thin sheets is called ductility। और किसी भी मेटल की वो एबिलिटी कि उसको हम बिल्कुल थिन वायर्स में, यानी कि बिल्कुल पतले पतले उनकी वायर्स बना दी जाए, तो उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। मैलेबिलिटी और डक्टिलिटी पेपर में पूछा भी जाता है। गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। और जो गोल्ड है ये सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल होता है इसको, यानी कि हम बहुत पतला वायर की तरह, यानी बहुत लंबा बना सकते हैं, जैसे वायर होती है उसी तरह से, लेकिन बहुत पतला। You will be surprised to know that a wire of about 2 kilometer length can be drawn from 1 gram of gold। सिर्फ हम सोने के 1 ग्राम, मतलब जो 1 ग्राम गोल्ड है उससे हम 2 किलोमीटर लंबी सोने की पतली वायर बना सकते हैं। It is because of their malleability and ductility। ये क्यों है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैलेबल है और क्या है? डक्टाइल है। That metals can be given different shapes according to our needs। और जो ये वाले मेटल होते हैं गोल्ड और सिल्वर, इसीलिए इनको हम अपने अनुसार जैसा हम चाहते हैं वैसी अलग अलग शेप और साइज दे सकते हैं। इसीलिए गोल्ड और सिल्वर की क्या बहुत सारी ज्वेलरीज बनती है, उनमें काफ़ी ज़्यादा बारीकी वाला काम होता है, उनको बहुत बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन जैसे हम चाहें उस शेप में उन्हें हम ढाल सकते हैं। Can you name some metals that are used for making cooking vessels? क्या आप कुछ ऐसे बर्तनों का नाम बता सकते हैं जिनमें हम खाना पकाते हैं? वो मतलब किस मेटल के बने होते हैं जिन बर्तनों में हम खाना पकाते हैं? डू यू नो व्हाई दीज मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वेसल्स? और आप बता सकते हो कि हम इन्हीं मेटल्स का क्यों यूज़ करते हैं? लेट अस डू द फॉलोइंग एक्टिविटी। यहाँ पे एक एक्टिविटी करने को बोला है।
इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चल रहा है? The above activity shows that metals are good conductor of heat and have high melting points. जो मेटल होते हैं वो हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं और उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, यानी हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा उसको गलाने के लिए। द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। और जो सिल्वर और कॉपर हैं ये हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, यानी कि ये हीट बहुत, अगर हम इनको थोड़ी हीट दें तो ये बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं। लेड एंड मरकरी आर कंपेरेटिवली पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। और जो लेड और मरकरी हैं ये क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, यानी कि ये अपने में से हीट को पास नहीं होते। कंडक्टर क्या होते हैं? जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा है। Do metals also conduct electricity? Let us find out। क्या जो मेटल्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं? जैसा कि हम लोगों ने पहले तो पढ़ ही रखा है कि हाँ मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं। You must have seen that the wires that carry current in your home have a coating of polyvinyl chloride, जिसको हम PVC भी बोलते हैं शॉर्ट में, और रबर लाइक मटेरियल। जो हमारे घरों में जिससे करंट आता है, जिससे लाइट आती है, जो तारें होती हैं बिजली की, उनमें क्या होती है? कोटिंग होती है किसकी? पॉलीविनाइल क्लोराइड की, इसको हम शॉर्ट में PVC बोलते हैं। और ये क्या है? एक या फिर रबर लाइक जो मटेरियल जो ब्लैक कलर के तारों के ऊपर से लगा होता है रबर, उसी को हम बोलते हैं। Why are electric wires coated with such substances? इलेक्ट्रिक वायर जो है इनको ऐसे सब्सटेंसेस से ढका क्यों जाता है? क्योंकि हम सबको पता है जो उसके बाहर जो ब्लैक कलर का कवर होता है वो किसका होता है? प्लास्टिक का होता है, जो कि नॉन मेटल है। वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराता है, क्योंकि अगर हम तारों को ऐसे खुला छोड़ देंगे तो करंट लगेगा सबको। What happens when metals strike a hard surface? क्या होता है जब मेटल किसी हार्ड सरफेस से टकराते हैं? Do they produce a sound? क्या उनमें से कोई आवाज निकलती है? The metals that produce a sound on striking a hard surface are said to be sonorous. और ऐसे मेटल जो किसी हार्ड सरफेस पे टकराते हैं तो उसके बाद साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सोनोरस। कैन यू नाउ से व्हाई स्कूल बेल आर मेड अप ऑफ मेटल्स? क्या अब आप बता सकते हो कि स्कूल की जो बेल्स होती हैं वो मेटल की क्यों होती हैं? क्योंकि मेटल क्या करते हैं? आवाज़ देते हैं, उनमें से बहुत तेज आवाज़ निकलती है। अब हमने मेटल्स के बारे में पढ़ लिया, अब बारी है नॉन मेटल्स की। In the previous classes, you have learned that there are very few non-metals as compared to metals. आप अपनी पहले वाली क्लासेस में पढ़ चुके हो कि जो नॉन मेटल है वो बहुत कम है as compared to metals, यानी कि मेटल्स बहुत सारे हैं लेकिन नॉन मेटल जो है वो कम है। Some of the example of non-metals are कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। कुछ एग्जाम्पल हैं नॉन मेटल के। नॉन मेटल में क्या आती है? गैसेस भी नॉन मेटल में ही आती हैं, ठीक है। द नॉन मेटल आर आइदर सॉलिड्स और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमाइन विच इज इन लिक्विड। जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होंगे? या तो सॉलिड होंगे या गैसेस होंगे, लेकिन जो एक ब्रोमीन है वो क्या है? एक लिक्विड है, यानी बाकी जितने भी नॉन मेटल हैं वो या तो सॉलिड है या गैस है। सिर्फ एक ब्रोमीन ऐसा मेटल है, ऐसा नॉन मेटल है जो क्या है? लिक्विड फॉर्म में होता है। The non-metals also have physical properties similar to that of metals. Let us find out. जो नॉन मेटल हैं उनकी भी कुछ प्रॉपर्टीज ऐसे होती हैं जो कि मेटल्स के ही जैसी होती हैं, यानी उन्हीं के सिमिलर होती हैं, उन्हीं के जैसी होती हैं। प्रॉपर्टीज क्या हैं? All metals except mercury exits as solid at room temperature. हमें पता है जितने भी मेटल होते हैं, मेटल क्या होता है? जनरली हार्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन मरकरी क्या है? एक ऐसा मेटल है जो क्या है? रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होता है, मतलब मरकरी सॉलिड नहीं होता है, और बाकी जितने भी मेटल वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं। और नॉन मेटल में एक ब्रोमीन होता है ऐसा जो कि क्या होता है? लिक्विड होता है, लिक्विड फॉर्म में। मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, लेकिन जैसे कि कुछ मेटल हैं जैसे कि गैलेनियम और सीजियम, इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा लो हैं। तो कोई पूछे कि ऐसे मेटल का नाम बताओ जिनके मेल्टिंग पॉइंट लो हो, तो वो कौन से होंगे? गैलियम और सीजियम।
These two metals will melt if you keep them in your palm. ये दो मेटल्स इतने ज़्यादा मतलब इतनी जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, अगर हम इनको अपनी हथेली पे लेंगे तो ये मेल्ट हो जाएंगे उतने में ही। आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्ट्रस। हमने पढ़ा कि मेटल्स, जितने भी मेटल्स होते हैं वो होते हैं लस्ट्रस, यानी उनमें साइन होती है। लेकिन यहाँ पे एक आयोडीन भी एक ऐसा नॉन मेटल है जो क्या है, लस्ट्रस है। कार्बन इज नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स। और कार्बन एक नॉन मेटल है और ये बहुत सारी अलग अलग फॉर्म्स में होता है। ईच फॉर्म इज कॉल्ड एन ऑल्ट्रोपो। और इसकी एक फॉर्म जो हर फॉर्म है उसको क्या बोलते हैं, ऑल्ट्रोप। डायमंड एंड ऑल्ट्रोप of carbon is the hardest natural substance known and has very high melting and boiling point। और जो डायमंड है वो किसका ऑल्ट्रोप है, कार्बन का ऑल्ट्रोप है। और ये क्या है, एक नेचुरल हार्ड सब्सटेंस है और जिसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही हाई हैं। और जो ग्रेफाइट है वो भी एक दूसरा ऑल्ट्रोप है कार्बन का, यानी कि जो डायमंड और ग्रेफाइट हैं ये दोनों ही क्या है, कार्बन के ऑल्ट्रोप। अगर कोई पूछे तो कार्बन के ऑल्ट्रोप के नाम बताओ तो क्या होंगे, डायमंड और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, एक ऑल्ट्रोप है, इज अ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और ये भी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। जबकि कार्बन क्या है, एक नॉन मेटल है लेकिन उसका जो ऑल्ट्रोप है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। अल्कली मेटल्स लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विथ अ नाइफ। और एल्कली मेटल्स जैसे कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं कि हम इन्हें नाइफ से काट सकते हैं, यानी चाकू से हम इन्हें काट सकते हैं। जबकि मेटल हार्ड होते हैं लेकिन ये इतने ज़्यादा हार्ड नहीं है, इनको हम चाकू से काट सकते हैं। दे हैव लो डेंसिटीज एंड लो मेल्टिंग पॉइंट। इनकी डेंसिटी भी लो होती है और इनका मेल्टिंग पॉइंट यानी कि इनका पिघलने का पॉइंट भी लो होता है। एलिमेंट्स कैन बी मोर क्लियरली क्लासिफाइड एंड मेटल एंड नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी तक हमने मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, अब हम क्या पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। Most non-metal produce acidic oxide when dissolved in water। बहुत सारे जो मतलब ज़्यादातर जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं जब वो पानी में डिसॉल्व होते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं। You will be learning more about these metal oxide in next section। आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में और ज़्यादा। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब हम मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। हमें कुछ सैंपल्स कलेक्ट करने को बोले हैं ये मेटल्स के। व्हाट हैपन्स व्हेन मेटल्स आर बर्न्ड इन एयर। क्या होता है जब किसी मेटल को हम हवा में बर्न करते हैं, एयर में। You have seen in activity 3.8 that magnesium burns in air with a dazzling वाइट फ्लेम। कह रहे एक्टिविटी में आपने देखा होगा कि जो मैग्नीशियम है जब वो बर्न होता है तो वो क्या देता है, एक डेज़लिंग वाइट फ्लेम देता है। डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर। जैसे मैग्नीशियम एक मेटल है तो कि सारे मेटल इसी तरह से रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन के साथ जब उन्हें बर्न किया जाएगा। ऑलमोस्ट ऑल मेटल कंबाइन विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ऑलमोस्ट यानी कि जितने भी ज़्यादातर मेटल जो हैं, मेटल जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन से तो हमें देते हैं मेटलिक ऑक्साइड। कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या देगा, मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल व्हेन कॉपर इज हीटेड इन एयर इट कंबाइंस विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। और इसको हम ब्लैक ऑक्साइड भी बोलते हैं, कॉपर का ब्लैक ऑक्साइड CuO को। ये हम चैप्टर 1 में भी पढ़ा, 2 में भी आया ये CuO को, कि हम ब्लैक ऑक्साइड भी बोलते हैं। जब कॉपर की रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है तो हमें क्या देता है, कॉपर ऑक्साइड। वैसे ही सिमिलरली जो एल्यूमिनियम है जब उसकी रिएक्शन होती है ऑक्सीजन से तो वो भी हमें देता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये Al2O3 कहीं पे 2 कहीं पे 3 ये किस लिए आता है, ये हम 9th में पढ़ चुके हैं, वैलेंसी की वजह से होता है। ये जो एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन है, तो जो एल्यूमिनियम की वैलेंसी वो 3 है, ऑक्सीजन की 2 है।
तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, तो ये बन जाता है Al2O3। ये हम 9th में पढ़ चुके हैं। अब बोल रहा है रिकॉल फ्रॉम चैप्टर 2 हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वी हैव लर्न दैट metals oxide are basic in nature, but some metal oxides such as aluminium oxide, zinc oxide show both acidic as well as basic behavior। मतलब जो चैप्टर 2 है हमने उसमें एक रिएक्शन पढ़ी थी, ये वाली जो मैंने करके बताई थी CuO प्लस HCl वाली। तो हमें क्या मिल रहा था, एक सॉल्ट और बेस। सॉल्ट क्या था, सॉल्ट मिल रहा था और वाटर मिल रहा था, वाटर इसमें प्लस H2O। तो वो बोल रहे हैं कि जो कुछ मेटल होते हैं, कुछ मेटल के ऑक्साइड होते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड है और जिंक का ऑक्साइड है, वो एसिडिक और बेसिक दोनों ही बिहेवियर दिखाते हैं। यानी एसिड से भी रिएक्ट करते हैं, जैसे ये दिया है एल्युमिनियम का एग्जांपल ले रखा है, यहाँ पे एसिड से रिएक्ट कर रहा है, HCl एक एसिड है तो भी सॉल्ट और वाटर दे रहा है। और जब वो बेस से रिएक्ट कर रहा है, NaOH एक बेस है, तो भी हमें क्या दे रहा है, सॉल्ट और वाटर दे रहा है। और सच मेटल ऑक्साइड which react with both acid as well as bases to produce salt and water are known as amphoteric oxide। और ऐसे ऑक्साइड जैसे एल्युमिनियम जिस तरह से कर रहा है, ये एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करके क्या दे रहा है, सॉल्ट और वाटर, तो इस तरह के ऑक्साइड्स को हम क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। Most metal oxide are insoluble in water, but some of these dissolve in water to form alkalis। Alkalis हमें पता है एसिड बेस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, लेकिन जो इसमें बोला है जो मोस्ट मेटल ऑक्साइड होते हैं वो इंसॉल्युबल होते हैं। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटेशियम ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर टू प्रोड्यूस alkalis as follows। जो सोडियम है और पोटेशियम, ये सोडियम है ये पोटेशियम है, ये किससे रिएक्ट कर रहा है, वाटर से रिएक्ट कर रहा है और हमें क्या दे रहा है, एक एल्कली दे रहा है। NaOH क्या है, एक एल्कली है, और KOH क्या है, एक एल्कली है। All metals do not react with oxygen at the same rate। हमने एक एक्टिविटी ऊपर कर रखी है, तो उसमें क्या है, सारे मेटल जो हैं ऑक्सीजन से सेम रेट पे रिएक्ट नहीं करते हैं। मैं जब सिंपल सी बात है, जब मेटल अलग अलग हैं, उनमें कुछ प्रॉपर्टीज थोड़े एक दूसरे से अलग हैं, तो वो उनका रिएक्ट भी वो अलग अलग करेंगे, अपने हिसाब से करेंगे। डिफरेंट मेटल्स शो डिफरेंट रिएक्टिविटीज टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अलग अलग जितने भी मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन से अलग अलग रिएक्ट करते हैं। मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विग्रियसली दैट दे कैच फायर इफ कीप्ड इन द ओपन। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आता है। जो पोटेशियम और सोडियम है, पोटेशियम को हम रिप्रेजेंट करते हैं K से, सोडियम को Na से। ये क्या है, ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्ट करके क्या, अगर इनको खुले में छोड़ेंगे तो फायर कैच कर लेते हैं, मतलब आग लग जाती है इन मेटल्स में। इसलिए हम इनको कभी भी खुला नहीं छोड़ते, मतलब ऐसे ही इन्वायरमेंट में नहीं रहते हैं। इनको बचाने के लिए और इस एक्सीडेंट जैसे आग लग जाएगी अगर उनको खुले में छोड़ेंगे, तो इनको हम हमेशा केरोसिन ऑयल में डुबाए रखते हैं। At ordinary temperature, the surfaces of metals such as magnesium, aluminum, zinc, lead are covered with a thin layer of oxide। जो ऑर्डिनरी टेम्परेचर होता है उस पे जो मेटल्स हैं इनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एक थिन, उनके ऑक्साइड जो होते हैं कवर कर लेते हैं बहुत जल्दी। इनमें इन सारे मेटल्स में एक थिन लेयर आ जाती है ऑक्साइड की, ठीक है। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। और जो एक लेयर मतलब ऑक्साइड बन जाता है उसमें, तो उसको जो वो वाली लेयर है वो बचाती है कि और ज़्यादा ऑक्सीडेशन ना हो, उसका प्रिवेंट करती है बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन से। आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न विग्रियसली व्हेन स्प्रिंकल्ड इन द फ्लेम ऑफ अ बर्नर। जो आयरन है वो बर्न नहीं होता जब हम उसे हीट करते हैं, बल्कि उसकी जो फिलिंग्स होती हैं वो बर्न होती हैं जब हम उसे बर्नर के आगे रखते हैं। कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद द ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। कॉपर भी बर्न नहीं होता है, बल्कि जो मेटल, जो कॉपर मेटल है उसके ऊपर एक हॉट मेटल की लेयर कोट हो जाती है, लेयर लग जाती है। वो क्या है,
जो ब्लैक कलर का कॉपर सेकेंड ऑक्साइड होता है। सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन इवन एट हाई टेम्परेचर। जबकि सिल्वर और गोल्ड क्या है, ये भी मेटल है, बाकी मेटल रिएक्ट कर रहे हैं ऑक्सीजन से, लेकिन ये क्या है, सिल्वर और गोल्ड रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन से, चाहे टेम्परेचर कितना भी ज्यादा हाई क्यों ना हो। एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग अ थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एनोडाइजिंग क्या है, एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है जिससे एल्यूमिनियम पे एक थिक लेयर फॉर्म की जा सके, यानी एक एल्यूमिनियम पे एक मोटी परत बनाई जा सके। किसकी, ऑक्साइड की। एल्यूमिनियम डेवलप्स अ थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। और ये जब भी हम इसे हवा में रख देते हैं तो इसमें एक थिन लेयर डेवलप हो जाती है अपने आप। द एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेजिस्टेंस टू फर्दर कोरिजन। और जो हवा से मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, वो प्रिवेंट करता है उस मेटल को, मतलब जो एल्यूमिनियम का मेटल है वो उसके लिए एक रेजिस्टेंस क्रिएट करता है कि वो और ज़्यादा कोरिजन ना हो, मतलब उसको खराब होने से बचाता है एल्यूमिनियम ऑक्साइड, जो कि क्या है, एल्यूमिनियम के ऊपर एक कोटिंग है। द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिकर। और इस रेजिस्टेंस को हम और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे, जो ऑक्साइड की लेयर बनी है उसको और ज़्यादा मोटा करके। ड्यूरिंग एनोडाइजिंग अ क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब एनोडाइजिंग होती है तो एक क्लीन एल्यूमिनियम का आर्टिकल लिया जाता है एनोड पे और उसे इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है, किससे, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, यानी कि HCl से, सॉरी H2SO4 से। द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व at the anode react with aluminium to make a thicker protective oxide layer. This oxide layer can be dyed easily to give aluminium articles an attractive finish. और फिर जो ऑक्साइड की लेयर बन रही है जिसको हम और मोटा कर दे रहे हैं, उसको हम आसानी से उसमें कलर कर सकते हैं और इससे एल्यूमिनियम के आर्टिकल्स और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव होंगे, मतलब और भी ज़्यादा अच्छे दिखेंगे। After performing 3.9 activity 3.9 को करने के बाद you must have observed that sodium is the most reactive of the samples of metals taken here। मतलब जो ऊपर एक एक्टिविटी दी होगी उसको करने के बाद कह रहे हैं आपको पता चल गया होगा, आपने ऑब्जर्व किया होगा, सोडियम जो है बाकी जितने भी मेटल दिए गए हैं एक्टिविटी में करने के लिए सैंपल के तौर पे, उन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा है, सोडियम है। द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम इज लेस विग्रियस, implying that it is not as reactive as sodium। और जो मैग्नीशियम है वो सोडियम के जितना रिएक्टिव नहीं है। बट burning in oxygen does not help us to decide about the reactivity of zinc, iron, copper and or lead। लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन में बर्न होने से ही हमें ये नहीं पता चल जाएगा, हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कोई भी मेटल कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। Let us do some more reaction to arrive at a conclusion about the order of reactivity of the metal। तो हम थोड़े और रिएक्शन कह रहे हैं, हमें और रिएक्शन करके देख लेनी चाहिए जिससे कि हम एक कंक्लूजन पे पहुंचे कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। What happens when metals react with water? जब मेटल, कोई भी मेटल किसी वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या होता है। Metals react with water and produce a metal oxide and hydrogen gas। जब कोई भी मेटल वाटर से रिएक्ट करता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोडक्ट के तौर पे क्या देता है, मेटल ऑक्साइड और साथ में हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। मेटल ऑक्साइड्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर डिसॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड, बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। जो मेटल ऑक्साइड सॉल्युबल होते हैं वाटर में वो क्या करते हैं और क्या आगे क्या फॉर्म करते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं। लेकिन जो सारे मेटल हैं वो वाटर से रिएक्ट भी नहीं करते हैं, मेटल सारे नहीं करते, ठीक है, वाटर से रिएक्ट भी। जब मेटल की रिएक्शन वाटर से होती है तो क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन, हमने ऊपर पढ़ा तो हम उसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और जब मेटल ऑक्साइड, जो ये मेटल ऑक्साइड है ये और ज़्यादा वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड। Metals like potassium and sodium react violently with cold water।
In case of sodium and potassium, the reaction is so violent and exothermic that the evolved hydrogen immediately catches fire. जैसे कि पोटेशियम और सोडियम हैं, ये कोल्ड वाटर से बहुत ज़्यादा वायलेंटली रिएक्ट करते हैं और इनके केस में क्या होता है, बहुत ज़्यादा ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी इसमें से बहुत ज़्यादा हीट निकलती है और इस वजह से क्या होता है, ये फायर को जल्दी कैच कर लेते हैं। जब पोटेशियम वाटर से रिएक्ट करता है तो हमें KOH मिलता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, H2 गैस रिलीज होती है और बहुत ही ज़्यादा हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। वैसे ही सोडियम जब वाटर से रिएक्ट करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2 गैस और हीट एनर्जी रिलीज होती है। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विथ वाटर इज लेस वायलेंट। द हीट इवॉल्व्ड इज नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर। लेकिन जो कैल्शियम की अगर हम रिएक्शन करवाएं वाटर से तो क्या होती है, लेस वायलेंट होती है, मतलब इनके जितनी खतरनाक नहीं होती कि फायर मतलब आग कैच कर ले, और जो इसकी होती है ये आग कैच नहीं करती, ठीक है, इसके जितनी खतरनाक नहीं होती कि आग कैच कर ले। तो इसकी रिएक्शन जब वाटर से होगी तो हमें क्या मिलेगा, CaOH का होल ट्वाइस और H2 गैस रिलीज होगी। CaOH के होल ट्वाइस को क्या बोलते हैं, सिलेक्टिलाइन, चैप्टर 1 से। Calcium start floating because the bubbles of hydrogen gas formed stick to the surface of the metal. जो कैल्शियम है ये स्टार्ट कर देता है, फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन गैस के बबल फॉर्म हो जाते हैं। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, और वहीं जो मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करता है। इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है, गर्म पानी के साथ, टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। जब मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। और ये भी क्या करता है, फ्लोट करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन गैस के बबल्स हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। Metals like aluminium, iron and zinc do not react either with cold or hot water. लेकिन जो मेटल है जैसे कि एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक, ये ना तो कोल्ड वाटर से रिएक्ट करते हैं और ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, बट दे रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। लेकिन ये किससे रिएक्ट करते हैं, स्टीम से, यानी कि भाप से रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। जैसे रिएक्शन दे रखी है एल्यूमिनियम की, स्टीम से तो क्या मिल रहा है, ऑक्साइड मिल रहा है, मेटल ऑक्साइड यानी कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड मिल रहा है और हाइड्रोजन गैस। वैसे ही आयरन के केस में भी मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। और जैसे कोई मेटल है, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये तो वाटर से किसी भी सूरत में रिएक्ट ही नहीं करते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना काफ़ी है एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।